अगर मैं एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा की बात करूं 2022 के, तो जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन कितना होता है, बहुत कम, और ये डिक्लाइन कर गया है 2021 से। अगर मैं 22 की बात करूं, क्योंकि 2021 में ऐसे 36 लाख केसेस रजिस्टर हुए थे और 2022 में ऐसे करीबन 35 लाख केसेस रजिस्टर हुए हैं, यानी 2.78% का डिक्लाइन। और अगर मैं इसे डेली बेसिस पे कैलकुलेट करूं तो 86 रेप केसेस डेली हो रहे हैं इंडिया के अंदर। और एडीआर और न्यू यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इनके अकॉर्डिंग 40% जो सिटिंग एमपीज हैं उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं, और 25% तो ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट सीरियस क्राइम के केसेस चल रहे हैं। और एडीआर ने 2023 में एक रिपोर्ट निकाली थी, एनालिसिस ऑफ सिटिंग एमपीज एंड एमएलएज फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा इन इंडिया। उसके अकॉर्डिंग 134 सिटिंग एमपीज एंड एमएलएज हैं जिनके अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस चल रहे हैं। देखो, कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी के अंदर ऐसे 44 एमपीज और एमएलएज हैं जिनके अगेंस्ट क्राइम के केसेस चल रहे हैं। और सेकंड नंबर पे आती है कांग्रेस, जिसमें 25 ऐसे एमपीज और एमएलएज हैं जिनके अगेंस्ट क्राइम केसेस चल रहे हैं। और थर्ड नंबर पे आती है आम आदमी पार्टी, जिसमें ऐसे 13 सिटिंग एमपीज और एमएलएज हैं जिनके अगेंस्ट क्राइम केसेस चल रहे हैं। अब ये सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ा केस यानी बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल जो चल रहा है, प्रज्वल रेवन्ना का केस, इसके बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया होगा, बहुत कुछ सुना होगा। बट आज हम इसे केस स्टडी की तरह डील करेंगे और देखेंगे कि इसके आउटकम्स क्या हैं, क्या रेपरकशन है, और केस भी देखेंगे कि क्या केस के अंदर डेवलपमेंट हुई। देखो, प्रज्वल रेवन्ना के केस से एक नाम और जुड़ा हुआ है, दैट इज एचडी देवगौड़ा। एचडी देवगौड़ा कौन है? ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के, और साथ ही साथ कर्नाटका के सीएम भी रह चुके हैं। ये हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे, और 2019 में जब जेडीएस का अलायंस कांग्रेस के साथ था, तब प्रज्वल रेवन्ना भी हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही खड़ा हुआ था और वहां से जीता भी था। जब ये सारा केस चल रहा था तो वो एक सिटिंग एमपी था। ये पॉइंट जरूरी है, बाद में बताऊंगा क्यों जरूरी है। फिलहाल के लिए तो इसे सस्पेंड कर दिया गया है। अब 27 अप्रैल को ये प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गया था यूजिंग हिज डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। अब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है? देखो, इंडिया ने 34 कंट्रीज के साथ ऐसे साइन कर रखा है जहां पे ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट चलता है। विदाउट वीजा आप जा सकते हैं 90 डेज के लिए। अब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता क्या है? ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उन्हें दिया जाता है जो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, या कोई मिशन पे है गवर्नमेंट के, या गवर्नमेंट ने सेंड किया है, गवर्नमेंट के मिशन पे या गवर्नमेंट के बिहाफ पे जा रहे हैं, तो ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में आता है। और इसके कुछ लीगल इम्यूनिटीज होती हैं, जैसे आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती आपकी सर्टेन केसेस में। तो ऐसे कुछ इसे प्रिविलेजेस मिलते हैं, और ये साइन हुआ था, वियना कन्वेंशन एक हुई थी, उसमें ये सारे इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस मिलते हैं। कर्नाटका के अंदर 28 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे 26 अप्रैल को इलेक्शन हो गए थे, और 27 की मॉर्निंग को वो प्रज्वल रेवन्ना भाग गया था जर्मनी, क्योंकि 34 कंट्री में जर्मनी भी है जहां पे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट चल सकता है और वीजा की जरूरत नहीं होती है। अब होता क्या है कि जो वुमेन चीफ कमिश्नर है नागलक्ष्मी चौधरी, जब उन्हें ये सब पता चलता तब जाके वो रेकमेंड करती है एसआईटी का, और तब गवर्नमेंट एक एसआईटी का गठन करती है, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क, जिसके चलते सारा इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके अंदर 3 टीम बना देते हैं। और शर्मसार जेडीएस 30 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना को सस्पेंड करती। अब ये बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल क्यों है? क्योंकि 20 अप्रैल के करीबन की बात है, जब जगह जगह सड़कों पे हर जगह पेन ड्राइव दिखे मिले सबको, और उन पेन ड्राइव को लगाया तो पता चला कि उसमें करीबन 2976 वीडियोज हैं प्रज्वल रेवन्ना की, जहां पे वो विमेन को सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है, उनको मोलेस्ट कर रहा है, और जबरदस्ती वहां पे जो लड़कियां हैं, जो विमेन हैं, वो बैक कर रही हैं, उनसे माफी मांग रही है, उनसे भीख मांग रही है कि छोड़ दो उन्हें। बट वो एक साइकोपैथ की तरह एक्ट कर रहा है। और काफी लोग भड़के जब 65 ईयर ओल्ड वुमेन का भी वीडियो उसमें आया कि जब प्रज्वल रेवन्ना उनको सेक्सुअली असॉल्ट करता है। अब ये केस भी सामने नहीं आता, क्यों? क्योंकि वैसे तो ये केस बहुत पुराना है, क्योंकि ये जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है ये 4 से 5 साल पुरानी है। जब कांग्रेस और जेडीएस का अलायंस था, 2019 की बात है ये, तब की ये वीडियोज हैं, पर ये अब सर्कुलेट हो रही है। इसकी कहानी क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब केस जब फाइल होता है, जब 47 ईयर ओल्ड एक वुमेन है जो कि इनके डोमेस्टिक हेल्प थी, वो आकर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाती है। क्यों? क्योंकि अब जब सारी वीडियो सामने आ ही गई थी तो उसने भी हिम्मत दिखा के कंप्लेंट की, और तभी लोगों ने धीरे धीरे कंप्लेंट करना स्टार्ट किया। और इसमें सिर्फ डोमेस्टिक हेल्प ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हो गए, पुलिस ऑफिशियल हो गए, ग्राम पंचायत के लोग हो गए, और पता नहीं कितने अन्य लेडीज जितनी भी हैं, उन सबको इसने सेक्सुअली असॉल्ट कर रखा है। ऐसा बता रहे हैं कि करीबन मोर देन 1000 वुमेन को इसने सेक्सुअली असॉल्ट किया है। तो ये एक दरिंदा है, जिसे मैं कह सकता हूँ एक टर्म, कि ये साइकोपैथ है। ये इस सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये विमेन सेफ्टी की बात करते हैं ऐसे लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। कौन सी विमेन एम्पावरमेंट और कौन सी विमेन सेफ्टी?
क्योंकि जो वुमेन सेफ्टी के नाम पे ये सब चल रहा है, ऐसी तो सेफ्टी किसी को भी नहीं चाहिए। जो कोर इशू है ये एक्चुअली में सर्कुलेट कैसे हो गई, ये कैसे एकदम से उठ गई। देखो ये वीडियोस तो बहुत पहले की है, बट ये सारा मामला हुआ है कार्तिक, यानी जो ड्राइवर है, मेन लीड है इसमें कार्तिक, जो कि एक इनका ड्राइवर है, 15 साल से करीबन इनके यहाँ पर काम कर रहा था। पहले वो एच डी रेवेन्ना की गाड़ी चलाता था, उसके बाद प्रज्वल रेवेन्ना की गाड़ी चलाता था, और इसके बाद प्रज्वल रेवेन्ना के फोन का एक्सेस भी था। तो ये क्या करते थे कि जितनी भी बेनामी प्रॉपर्टी होती थी वो कार्तिक के नाम कर देते थे और बाद में इससे ले लेते थे। बट अब जब ये 16 एकड़ लैंड इसके नाम पे कर दिया तो कार्तिक ने वापस देने से मना कर दिया और इवन कोर्ट में भी केस फाइल कर दिया, और उसका केस लड़ रहे थे देवराज गौड़ा। ये कैसे इंपॉर्टेंट फिगर है इसमें। अब कार्तिक ने जब मना कर दिया तो उसे वो लोग थ्रेटन करने लग गए। इससे बचने के लिए कार्तिक ने क्या किया, जो प्रज्वल रेवेन्ना के फोन से करीबन 2976 वीडियोस को पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया, और ये कॉपी करके जो देवराज गौड़ा है उसको दे दिया। तो ये कोर्ट में जाते हैं और केस भी करते हैं। इन्हें नहीं पता था कि कांग्रेस के बाद अब ये बीजेपी के साथ अलायंस हो जाएगी। देवराज गौड़ा बीजेपी को लिखते भी हैं कि ये बीजेपी के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियोस हैं इसके अंदर, तो ये बीजेपी की इमेज को ब्लेमिश कर सकती है एकदम। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, और फाइनली ये वीडियो सर्कुलेट हो जाती है इलेक्शन के कुछ दिन पहले से। वैसे प्रज्वल रेवेन्ना पहले ही जा चुका था जून के अंदर कोर्ट में कि ये इसके खिलाफ ऐसे डीप फेक की वीडियोस बनाई गई हैं, ये एआई की हेल्प से बनाई गई है। बट लोगों को विश्वास तो हो ही गया था, क्योंकि ओरिजिनल उसके घर का सारा कुछ दिख रहा था उसके अंदर। तो कोर्ट ने उस टाइम पे वीडियोस को सर्कुलेट करने से मना कर दिया था, उस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया था। बट फाइनली ये कैसे भी करके सर्कुलेट हो गई, और नतीजा आप सबके सामने है। अब बोला ये जा रहा है कि या तो ये देवराज गौड़ा ने लीक करी है वीडियोस, या फिर कार्तिक ने। अब हमने केस तो समझ लिया, मोटे मोटे तौर पे केस समझ लिया कि क्या था, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके आउटकम क्या है। पहला आउटकम ये, सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है ना इसमें, वो हुआ है विमेन को। क्यों? क्योंकि जो विक्टिम्स थी उन सबका चेहरा दिखा दिया गया, रिवील कर दिया गया। क्यों? जो वीडियो सर्कुलेट हो रही थी उसमें चेहरे को ब्लर नहीं किया था और साफ साफ सब कुछ दिख रहा था। तो इससे विमेन को ऑस्ट्राइजेशन का, यानी सोसाइटी जब बाहर निकाल फेंकती है तो इसका डर है, और वो खुद ही डिस्ट्रिक्ट से और अपने घरों से बाहर जा रही हैं, और उनके पास कोई भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है कि वो किसी कंट्री में जा करके रह लेंगी। देखो निपुण सक्सेना का एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर गाइडलाइन दी थी कि विक्टिम का चेहरा रिवील नहीं किया जाना चाहिए। बट ये तो उस गाइडलाइंस का उल्लंघन है। चलो ये रिवील हो गया, किसने रिवील करा, ये तो एक्शनेबल होना चाहिए, क्योंकि ये एक्शनेबल है अंडर आईटी एक्ट 66E और 67A के अंदर। क्योंकि ये बताओ कि हैज द स्टेट डन एनीथिंग टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द विमेन? क्या उनके लिए कुछ किया गया अभी तक? नहीं। सबसे ज्यादा सफरिंग तो वही झेल रही है इस केस में। सेकंड आउटकम क्या है? सेकंड आउटकम है जो जनता दल सेक्युलर है और बीजेपी के अलायंस सावर हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं वो, क्योंकि जेडीएस का जो खुद का एक पॉलिटिकल होराइजन है वो भी क्लाउडेड है। अब सोसाइटी की बड़ी आयरनी है कि जो विक्टिम है उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि ये उसकी गलती है, उसको ब्लेम किया जाता है। बिकॉज सोसाइटी हैज द टेंडेंसी टू ब्लेम द विक्टिम दैट शी मस्ट हैव बीन वेयरिंग समथिंग प्रोवोकेटिव टू इंस्टिगेट हिम इनटू रेप। तो ऐसे उसको और तरीके से टॉर्चर किया जाता है। बट एक बात बताओ, इस केस में ऐसा कुछ तो नहीं है। इस केस में तो जबरदस्ती उनके साथ जबरदस्ती करी गई, उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, उन्हें मोलेस्ट किया गया। अब इससे क्या क्या हमें सीखने को मिलता है कि क्या सिचुएशन है ये। देखो पहली बात तो ये कि इट इज फाइट अगेंस्ट द सिस्टम, बिकॉज द फाइट इज नॉट अगेंस्ट द वन इंडिविजुअल बट अगेंस्ट द सिस्टम। ये पूरा सिस्टम है जिसके अगेंस्ट लड़ाई है। ये पूरी कम्युनिटी को साथ चल के लड़ना पड़ेगा इनके खिलाफ, क्योंकि ये एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को भी दिखाता है कि कैसे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से जो हमारी फैमिली दर फैमिली, जनरेशन जनरेशन जो चली आती हैं इस पॉलिटिक्स के अंदर और लीडर इमर्ज होते हैं उसके अंदर, तो वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि वो सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हैं, सोसाइटी के नीड्स को नहीं देखते, और ऐसा अन्याय फिर आम हो जाता है उन लोगों। एंड इट शोज द पॉलिटिकल पावर एंड द रोल ऑफ फैमिली इन दिस। क्योंकि एच डी रेवेन्ना की बात करूं तो वो भी इसमें इन्वॉल्व है, और प्रज्वल रेवेन्ना तो है। एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, व्हाई वुमेन ऑलवेज एट द रिसीविंग एंड? क्यों? ये जेंडर डायनेमिक्स को दिखाता है कि रोल बिटवीन पॉलिटिक्स एंड जेंडर डायनेमिक्स। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस केस, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि, क्योंकि रेप केसेस में फॉल्स केसेस भी होते हैं, और अभी रिसेंटली एक केस भी आया है जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने सजा भी दी। जो वाइफ है उसने फॉल्स केस किया था रेप का, बट मेजरली विमेन आर द विक्टिम। तो इट शोज द रोल ऑफ पॉलिटिक्स एंड जेंडर डायनेमिक्स।
सो द रियल स्ट्रगल इज अगेंस्ट द पावर, बिकॉज पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब एक बात बताओ, मैंने बोला कि इतनी सारी विमेन है वहां पे जो उनके घर पे काम कर, जो प्रज्वल रेवन्ना के घर पे भी काम करती थी औरतें, और जो बाकी हो गए, तो ये एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप था। तो यहाँ पे विशाखा गाइडलाइंस भी इंप्लीमेंट होती है और यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट का एक्ट भी एप्लीकेबल होता है। जब सब कुछ मेंशन होता है वेबसाइट के ऊपर कि किसके अगेंस्ट कितने क्रिमिनल केसेस हैं, तो हम वोट देते कैसे हैं? हम अंधों की तरह वोट देने चल देते हैं, बट किसे दे रहे हैं हमें नहीं पता। बस वो फ्री बीज के नाम पे जो भी लीडर आपको फ्री बीज का लॉलीपॉप दे देता है तो आप चल देते हैं उसको वोट करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका वोट ही है जो ऐसे लीडर्स को नीचे उतार सकता है, ऐसे लीडर्स की असलियत दिखा सकता है। ये कोई लीडर नहीं है, ये भक्षक हैं। क्या हमारी गवर्नमेंट वेट कर रही है कि सोसाइटी में से ही कोई निकलेगा जो गब्बर की तरह एक्ट करेगा और इन सबको खत्म करेगा? क्या ऐसा होने वाला है? अगर ऐसा होगा तो ये मॉबोक्रेसी बन जाएगी, ये हमारी सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट को जल्दी से कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये इस केस से निकल जाता है, ये बच जाता है, तो ये सोसाइटी के मुंह पे एक स्लैप होगा, ये उनकी गवर्नमेंट के ऊपर एक स्लैप होगा, ये हमारी एस्पिरेशंस को दबाने की बात होगी। और ऐसे लीडर पे हम कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। इन द एंड आई वॉन्ट टू से कि अगर आप वोट करने जा रहे हो तो पहले तो मैनिफेस्टो देख लो पार्टी का, और कौन कौन से लीडर हैं उनका बैकग्राउंड जरूर चेक कर लो कि उनके अगेंस्ट कौन कौन से क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। बहुत सारे 90% केसेस चल रहे होंगे, बट आपको देखना बहुत ज़रूरी है और उसके हिसाब से अपना वोट दीजिए। और देखिए कि सोसाइटी की नीड्स को कौन समझता है, सोसाइटी की एस्पिरेशन को कौन समझता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर मुझसे कहीं कुछ गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।